हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का जो अध्याय है उसका जो आदिकाल का है उसका सामान्य परिचय। तो आदिकाल का परिचय देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल आदिकाल कहलाता है। इस काल में हिंदी भाषा अपने प्रारंभिक विकास के चरण में थी। अधिकांश साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया जो आगे चलकर हिंदी का आधार बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 बताया, लगभग 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो उसका काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक बताया है, संवत बताया है। उसके बाद देखिए, उन्होंने वीरगाथा काल रखा। इस काल का नाम उन्होंने वीरगाथा काल रखा क्योंकि इस समय की अधिकांश रचनाएं राजाओं और वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन करती हैं। उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? वीर रस की प्रधानता, राजाश्रित कवियों द्वारा रचनाएं, रासो ग्रंथ की रचना, धर्म नीति और श्रृंगार का समावेश, अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक प्रयोग। तो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा है? क्योंकि इस काल की अधिकांश रचनाएं राजाओं और वीरों के पराक्रम का वर्णन करती हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, वीर राजा 1050 में आया, 1375 तक रासो गीत गाया। तो 1050 उसका प्रारंभ है, अंत उसका है 1375। वीरगाथा काल है और रासो प्रमुख साहित्य है। वीरगाथा काल, तो इस काल में चारण, भाट, राजकवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं की वीरता का गुणगान करते थे। इन रचनाओं को रासो साहित्य कहा जाता था। मतलब इसमें जो राजा रहते थे वे एक राजकवि रखते थे जो उनकी वीरता का गुणगान किया करते थे। उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? युद्धों का वर्णन, शौर्य और पराक्रम। रासो साहित्य में प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? युद्धों का वर्णन होता था, शौर्य और पराक्रम, राष्ट्रभक्ति, स्वामी भक्ति, वीर रस। और प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो और परमाल रासो। तो इसके ट्रिक है, पृथ्वी पर बीसल खड़ा, परम खुमान बड़ा। तो क्रम याद रहेगा इससे आपको, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो और खुमान रासो। पृथ्वी पर बीसल खड़ा, परम खुमान बड़ा। आदिकाल की भाषा क्या थी? तो आदिकाल की जो मुख्य साहित्यिक भाषा थी वो अपभ्रंश थी। इसे प्राकृताभास हिंदी भी कहा जाता है। यह उस समय की सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं थी बल्कि साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त साहित्यिक भाषा थी। बाद में लोक भाषा को देसी भाषा कहा गया। बाद में क्या कहा गया? इसे लोक भाषा को देसी भाषा कहा गया। ट्रिक है इसमें, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो भाषा का विकास क्रम याद रखेंगे इसमें आप। संस्कृत हुआ, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। और इसके जो कवि हैं वो हैं विद्यापति। विद्यापति मैथिली के महान कवि थे। उन्होंने 2 भाषाओं में रचनाएं की, एक तो अपभ्रंश भाषा में, एक तो देसी मैथिली में। उनका प्रसिद्ध कथन है, देसील बना सब जन मिठा, अर्थात जो देसी भाषा है सभी लोगों को मधुर लगती है। तो परीक्षा में ये पूछा भी जाता है कि देसील बना सब जन मिठा किसका कथन है? तो ये किसका है? विद्यापति जी का। तो देसी भाषा के समर्थक कौन थे? विद्यापति। ये आपका प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। अब देखिए अपभ्रंश काव्य। तो परिचय, प्राकृत भाषा के अंतिम विकसित रूप को अपभ्रंश कहा जाता है। जब इसी भाषा में साहित्य की रचना होने लगी तब इसे अपभ्रंश साहित्य कहा गया। यही आगे चलकर हिंदी का आधार बना। तो इसमें क्या क्या लिखा गया देखिए विशेषताएं। दोहा लिखा गया, चौपाई, धर्मोपदेश, नीति, वीर रस, श्रृंगार, लोक भाषा की सरलता। प्रमुख अपभ्रंश कवि कौन है? देवसेन। जैन कवि लगभग संवत 990 का है। रचनाएं हैं श्रावकाचार्य और द्रव्य स्वभाव प्रकाश। तो ट्रिक क्या है उनकी रचनाएं याद करने का? देव का श्रावक द्रव्य, देवसेन, श्रावकाचार और द्रव्य स्वभाव प्रकाश। इसमें एक है पुष्पदंत जो है वो भी जैन धर्म के महान कवि हैं।
उनकी रचनाएं हैं आदि पुराण, उत्तर पुराण, जसहर चरित्र। तो उसका ट्रिक है पुष्प पहले आदि, फिर उत्तर, फिर जस। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का है। तो बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा में से संबंधित है। इन कवियों ने कर्मकांड, बाह्य आडंबर और पाखंड का विरोध किया। इन्होंने किसका विरोध किया? बाह्य आडंबर, पाखंड का विरोध किया। इनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती है। इनकी भाषा क्या कहलाती है? संध्या भाषा कहलाती है। प्रमुख विशेषताएं हैं इनकी भाषा में रहस्यवाद, योग साधना, गुरु महिमा, आंतरिक साधना और पाखंड विरोध। तो इसको आप याद रखेंगे कि इनकी जो भाषा है वो क्या है? संध्या भाषा है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसमें प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा। प्रथम प्रमुख सिद्ध कवि जो हैं वो पाखंड विरोधी हैं। इनके जो 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्ध कवि हैं। तो इनके 84 सिद्धों के नाम हैं लोहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिप्पा, सबरिप्पा, सरहपा, कंकालिप्पा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगिप्पा, वीणापा और ऐसे ही 84 जो सिद्धों के नाम हैं। इनके लास्ट में जो है, अंत में जो है वो पा आदर्थक पाद शब्द जुड़ा है। इस सूची के नाम में जो ये है, ये इनमें जो उनका जो आदर के लिए ही ये जो पा शब्द है वो जुड़ा हुआ है। तो वज्रयान में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार भी जनता पर डालना चाहते थे। तो इनके लिए फिर आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग किया गया। उसके बाद है लुइपा। तो लुइपा की विशेषता थी सहज साधना। कढ़पा वज्रयान सिद्ध। कुकरिप्पा सांकेतिक भाषा। उसके बाद हम आते हैं नाथपंथ। तो आप सबको पता है कि नाथ 9 है। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। यह सिद्ध परंपरा से विकसित हुआ है। विशेषताएं हैं इसमें हठ योग, संयम, साधना, गुरु परंपरा, वज्रयान की विकृतियों का विरोध। इसका ट्रिक है गोरख ने हठ से योग किया, गोरखनाथ हठ योग। अब देखिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी आपका जो तथ्य है वो है हिंदी साहित्य का प्रारंभ। तो कौन सा है? अपभ्रंश भाषा से। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल है। और समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो बताया गया है वो है 1050 से 1375। भाषा है अपभ्रंश। देसी भाषा के समर्थक कौन थे? विद्यापति। प्रथम प्रमुख जैन कवि देवसेन। प्रमुख जैन कवि देवसेन, पुष्पदंत। प्रथम प्रमुख सिद्ध कवि सरहपा। सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ। प्रमुख छंद क्या है इसमें का? दोहा और चौपाई। और प्रमुख साहित्य है रासो साहित्य। तो इसका ट्रिक है, पूरे अध्याय के लिए आप एक ही ट्रिक याद कर सकते हैं कि 1050 का वीर रासो, अपभ्रंश की भाषा खास, विद्यापति बोले देसी मीठी, देव पुष्प जैन के साथी, सर लुई कण कुक सिद्ध महान, गोरखनाथ हठयोग किसान। तो यह ट्रिक पूरी यूनिट के प्रमुख तथ्य एक साथ याद रखने में आपकी मदद करेगी। और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।